अस्सलामुअलैकुम। मैं मौलाना ग़ुलाम नबी चंपारनी अपने उन तमाम स्टूडेंट का जिन लोगों ने इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए कमर बांध लिया है और 2024 में तैयारी करके 2025 के फरवरी में इम्तिहान देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया था जिसमें चैप्टर का मुकम्मल निचोड़ दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन किया था कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसमें कौन कौन मरकज़ी किरदार हैं और इसके राइटर कौन है, किस तरह का बताया गया है। उन तमाम चीज़ों को बताने के बाद यह आपकी वीडियो नंबर 2 है, सबक नंबर 2 है, सबक नंबर 1 है और वीडियो नंबर 2 है। यानी कि हर चैप्टर को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है ताकि मुकम्मल तौर से बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी हो जाए, इसका खुलासा और निचोड़ भी समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। आइए आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट कल के वीडियो को देखे होंगे ये तमाम क्वेश्चन को आसानी के साथ खुद ब खुद चुटकी में जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने खातिर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जो वीडियो नंबर 1 है जिसमें एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, यानी उसका निचोड़ और खुलासा लिखा होगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। मैं थोड़ा सा तवक़ुफ़ करूँगा, इंतज़ार करूँगा उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कल की वीडियो देखा है, ज़रूर जवाब सही लगाएंगे। नंबर 1 कुंदन, बे खयाम, जीम नज़ीर अहमद की कहानी। उर्दू का बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन जीम होगा कि उर्दू का बाज़ाब्ता खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी उर्दू का बाज़ाब्ता पहला खाका है। खाका किसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। सवाल नंबर 2 कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? हसन मंटू, फरहतुल्लाह बेग, जिम है गालिब। सही जवाब फरहतुल्लाह बेग। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 3 में नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे। जी स्टूडेंट फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखो, वो तमाम चीज़ें इसमें आपको समझा दिया गया है, बिल्कुल आसानी से जवाब आप दे सकते हैं। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? मामा, शागिर्द या फिर उस्ताद। नज़ीर अहमद क्या थे? किसके? फरहतुल्लाह बेग के। सही जवाब उस्ताद मोहतरम थे। सवाल नंबर 4 में है फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मियाँ दानी, मियाँ सानी, रज़ा। सही जवाब क्या होगा? मदरसे में उनके साथ में मियाँ दानी थे, ठीक है ना, और स्कूल में मिस्टर रज़ा थे। तो मदरसा पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 में है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं 26 से 27 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, यानी एक एक लाइन को पढ़ करके जितना क्वेश्चन बन सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट के लिए हम तमाम को तैयार कर लिया है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से था? नावल से, खाका से या फिर नज़म से। याद रखिएगा कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है सिन्फ नावल से था। किसे? नावल से। यहीं आपको मैं एक समझा दूं कि इम्तिहान ने पूछ दे कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस से है, तो नावल से है। पूछ जगह नावल में सबसे पहले नावल नगार कौन है? सबसे पहले तो नज़ीर अहमद को ही चुनेंगे आप। मालूम हुआ कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ नावल से था। और फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किससे था? तो बोलेंगे कि फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ खाका से था, क्योंकि ये खाका लिखने वाले हैं और ये नावल नगार हैं, नावल लिखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखता हूँ सवाल नंबर 6। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? वहाँ हमने आपको समझाया था कि 1983 भी है और 1985 का है, और 85 कब मानेंगे और 83 कब मानेंगे, इम्तिहान में बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछता है। मेरे वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पूछ रहा है कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? 1884, 1885 या फिर 1886। सही जवाब ऑप्शन बे 1885 में हुई। 83 भी है, वो कब है? वीडियो नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। सवाल नंबर देखते हैं 7 में कि फरहतुल्लाह के वालिद का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? हशमतुल्लाह, रहमतुल्लाह, अब्दुल्लाह। सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, हशमतुल्लाह।
देखते हैं सवाल नंबर 8 में फरहतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था? नुसरत जहां, मुशर्रफ जहां, आयशा बेगम। सही जवाब ऑप्शन बे मुशर्रफ जहां उनके वालिदा मोहतरमा का नाम था। सवाल नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं कि फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की? खाला ने, मामी ने या फिर फूफी ने? सही जवाब ऑप्शन जी, उनकी परवरिश माँ के इंतकाल के बाद उनकी फूफी ने की थी। ठीक है, अब सवाल में आ रहा है कि सवाल नंबर 10 में है कि जिस फूफी ने परवरिश की थी उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस फूफी ने उनकी परवरिश की थी उनका नाम क्या था? सही जवाब ऑप्शन बे हुस्न जहां बेगम। हुस्न जहां बेगम उनके फूफी का नाम था। सवाल नंबर 11 है कि फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? फरहतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? 1909, 1908 या 1906? ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 हैं। सही जवाब बताना होगा कि कब हुई, तो सही जवाब होगा उनका ऑप्शन बी, 1908 में इनकी शादी हुई। सवाल नंबर 12, फरहतुल्लाह बेग की कितनी शादी हुई थी? फरहतुल्लाह बेग की कितनी शादी हुई थी? अलिफ 2, बे 3, जिम में 1। सही जवाब क्या होगा? आपको चुनना होगा कि फरहतुल्लाह बेग की शादी कितनी हुई थी। सही जवाब ऑप्शन अलिफ, यानी इनकी 2 शादी हुई थी। सवाल नंबर 13 देखते हैं कि फरहतुल्लाह बेग की पहली शादी किससे हुई थी? सुल्ताना बेगम, नसीमा सुल्ताना, हमीदा सुल्ताना? सवाल नंबर 13 है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बे होगा, नसीमा सुल्ताना से इनकी पहली शादी हुई थी। सवाल नंबर 14 में कि दूसरी बीवी का नाम क्या था? दूसरी बीवी का नाम क्या था? जवाब दीजिए, हमीदा सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना, जमीला सुल्ताना? सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, हमीदा सुल्ताना। ये तमाम चीज़ों का आपको इंशाल्लाह PDF मिल जाएगा और उसका आंसर भी नीचे लिखा होगा। सवाल नंबर 15 में है कि फरहतुल्लाह बेग के ससुर का नाम क्या था? यह ससुर जो लिखा है ना, वो लिखने में प्रिंट में गलती हो गया है, उसको सीखिएगा। एक ही लफ्ज़ रहता है ससुर, ये सीन और ये सीन, ससुर हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों फरहतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था? वाजिद बेग, माजिद बेग या फिर साजिद बेग? जवाब दीजिए, फरहतुल्लाह बेग के ससुर का क्या नाम था? जी, ये क्वेश्चन और आपका 15 है। सही जवाब होगा ऑप्शन जी, साजिद बेग की लड़की से इनकी शादी हुई थी जो ससुर हो गए। सवाल नंबर 16 में है कि फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने, यानी कि ट्रांसलेटर कब बने? हाई कोर्ट के मुतरजिम कब बने? 1909, 1908 या फिर 1907? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्तिहान में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। सही जवाब होगा ऑप्शन आपका बे, 1908 में बने थे, 1908 में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर हमसे जवाब देने में मिस्टेक हो जाए, बोलने में गलती हो जाए या जवाब का टिक गलत लग जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जवाब सही दूंगा। इंसान हूँ, गलती हो सकती है बोलने में या लिखने में, कोई बात बड़ी बात नहीं है। चलिए तो सवाल में देखते हैं 17 में, खाका नज़ीर अहमद की कहानी पहली बार कब शाया हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 है कि पहली बार कब शाया हुआ? 1927, 1928, 1929? जवाब दीजिए आप। सही जवाब 1927 में। ठीक है ना? देखते हैं सवाल नंबर 18 में कि फरहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? चौड़ी दालान दिल्ली, बे आगरा, जिम पटना? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का। जी स्टूडेंट, तो फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली में हुई है, जो मोहल्ला का नाम है चौड़ी दालान। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 19 में फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग कब बने थे? फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग कब बने थे? 1938, 1939, 1940? क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बे, 1939, 1939 यानी 1939 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 में, हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए? हाई कोर्ट से रिटायर कब हुए? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब दे सकते हैं आप 1942, 1943, 1944? सही जवाब 1942 में, ऑप्शन अलिफ आपका परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में क्या आता है।
फरतुल्लाह बेग की शोहरत क्यों हुई? खाके लिखने की वजह से, माल की वजह से, या फिर इल्म की वजह से? जवाब से दीजिएगा। फरतुल्लाह बेग की शोहरत क्यों हुई? खाका लिखने की वजह से, माल की वजह से, या फिर इल्म की वजह से? आपके जहन में आता होगा कि इल्म की वजह से, या फिर जो पैसे हैं तो माल की वजह से। जी गलत है। सही जवाब कि खाका लिखने की वजह से फरतुल्लाह बेग की शोहरत हुई, बहुत इनकी मकबूलियत हुई, मकबूल हुए। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, फरतुल्लाह के दादा का नाम क्या था? जी, फरतुल्लाह के वालिद का नाम क्या था? हशमतुल्लाह बेग। दादा का पूछ रहा है, दादा का नाम क्या था? अब्दुर्रब, अब्दुल्लाह बेग, या फिर अली? याद रखिएगा कि उनके दादा का नाम था अब्दुल्लाह बेग, वालिद का नाम हशमतुल्लाह बेग। और हमने परदादा का नाम भी आपको बताया है, जो इम्तिहान में बहुत पूछता है। आप वीडियो नंबर 1 में जिसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है वहाँ आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 23 में है कि फरतुल्लाह बेग ने इंटर कब पास किया था? क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है कि उन्होंने इंटर कब पास किया था? 1902 में, 1903 में, 1904 में? सही जवाब ऑप्शन बी 1903 में। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, फरतुल्लाह बेग के दादा कहाँ से आए थे? ये भी आपको हमने एक्सप्लेनेशन में सिखा दिया है, बता दिया है, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। बदख्शा से, नेपाल से, या फिर पाकिस्तान से? तो फरतुल्लाह बेग के दादा जिनका नाम था अफजल बेग, वो कहाँ से आए थे हिंदुस्तान में? बताएंगे कि बदख्शा से। कहाँ से आए थे? बदख्शा से जगह है, वहाँ से आए थे। सवाल नंबर 25 देखते हैं, फरतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह किससे शुरू किया? ज़िक्रुल्लाह से, बैतुल्लाह से, या फिर वलीउल्लाह साहब से? सही जवाब कि मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग ने बिस्मिल्लाह जनाब मौलाना वलीउल्लाह साहब से शुरू किया था, उनको शुरू कराया था, बिस्मिल्लाह पढ़ाया था। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, फरतुल्लाह बेग ने कुरान शरीफ किससे शुरू किया? कुरान शरीफ किससे शुरू किया? अब्दुर्रब से, वलीउल्लाह से, या फिर कमरुद्दीन साहब से? जी स्टूडेंट, सही जवाब क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जी में होगा कि मौलाना मौलवी कमरुद्दीन साहब ने कुरान शरीफ को पढ़ा था, उनसे शुरू किया था, सीखा था। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे और वीडियो को में सही कमेंट आप करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी देता रहूँगा और अच्छे अंदाज से पढ़ाने की कोशिश भी करूँगा। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 में है कि फरतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? 1945, 1947, 1946? सही जवाब 1947 सही है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फरतुल्लाह बेग की कौन कौन सी किताबें, उन किताबों को आपको जानना है। इम्तिहान में एक किताब का नाम दे करके पूछ सकता है कि किन की किताब है। याद रखिए कि उनकी किताब का नाम है इंशा नंबर 1, 2 दीवान यकीन, 1 इंशा और 2 में क्या है? दीवान यकीन, और 3 में है दीवान नज़ीर, और 4 में मेरी दास्तान, और 5 में मेरी शायरी। किताबें ऐसी उनकी बहुत हैं, लेकिन ये 4-5 किताबें बहुत मशहूर हैं, ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, वीडियो की। और उसके बाद फिर देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे तमाम को बना दिया गया है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, यानी एक ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको सवाल मिलेगा मुख्तसर गुफ्तगू। जी, मुख्तसर गुफ्तगू में सवाल होगा कि फरतुल्लाह बेग और मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? ये भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया है, वहाँ भी देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जवाब, फरतुल्लाह बेग और मियादानी नज़ीर अहमद साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। किस काम के लिए? पढ़ने के लिए। पूछ सकता है क्यों? क्योंकि आज की तरह मदरसा मकतब पहले नहीं था, अगर होता भी था तो इस तरह आम नहीं था, यानी हर जगह मदारिस और मकतब नहीं थे, इसलिए बच्चे उनके घर पढ़ने जाया करते थे। सटीक हो गया कि फरतुल्लाह बेग मियादानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? ये 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन है। जवाब कि फरतुल्लाह बेग और मियादानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि आज की तरह मदरसा मकतब नहीं था, अगर होता भी था तो इस तरह आम नहीं, उनके हर जगह ये नहीं हुआ करता था, इसलिए पढ़ने जाया करते थे। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट में 2 है, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? आप जब बुक खोलेंगे ना तो आपके बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। मुख्तसर गुफ्तगू जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि पेज नंबर होगा आपका, पेज नंबर 8 होगा, खोल कर देख लीजिएगा। यानी एक भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ। जवाब देंगे, अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी, इसको नोट कर लीजिएगा। अरबी के शायर जो हैं मुतनब्बी के कलाम यानी उनकी बात को यानी कि आशार को पढ़ते वक्त मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। किसकी? मुतनब्बी के कलाम, मुतनब्बी के शायर, मुतनब्बी के शेर पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई, क्योंकि नज़ीर अहमद साहब गलती पढ़ने पर नाराज़ होते थे, ज़्यादा गलती पर क्लास से बाहर भी निकाल देते थे, जिसकी वजह से मियाँ रज़ा को क्लास से निकाल भी दिया गया। ठीक है ना। सवाल नंबर 3 देखिएगा अपने बुक में पेज नंबर 8 के कि फ़रतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। ये तमाम चीज़ को एक्सप्लेनेशन में बताया भी गया है। फ़रतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में एराब की गलती करते थे। कौन सी गलती थी? एराब की गलती करते थे। ठीक है। और सब क्योंकि उनका नहव सरफ कमज़ोर था। नहव सरफ क्या है? नहव सरफ ये एक किताब है जिसमें अरबी के ग्रामर होते हैं, कवायद होते हैं, उनको बोलते हैं नहव और सरफ। ठीक है ना। तो क्यों फ़रतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में एराब की गलती करते थे? क्योंकि उनका नहव और सरफ बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था, जिसकी वजह से गलती करते थे। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, बुक खोलते देखते रहिएगा आप लोग। बुक में आपके क्वेश्चन ये मिल रहा है पेज नंबर 8 में कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसे गलती करते थे। सुनिए, मियाँ दानी एराब की गलती तो नहीं करते, लेकिन शेर को नज़म की तरह नहीं पढ़ते बल्कि नसर की तरफ पढ़ देते थे। अब यहाँ मैं आपको समझा दूँ कि नज़म किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। नज़म और नसर हर एक लैंग्वेज, हर एक भाषा की जो किताब है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, उसमें 2 तरह के चैप्टर आते हैं। 2 किस्म के क्या होते हैं? असबाक होते हैं। एक होता है नज़म में, जिसको शेर व शायरी बोलते हैं, एक होता है नसर में, उसी को बोलते हैं, हम आपको समझा रहे हैं, एक नज़म और एक नसर। नज़म किसे कहते हैं? हर वो चीज़, नज़म के माना होता है मुनज़्ज़म, सजाया गया। हर वो चीज़ 2-2, 3-3, 4 लाइन, 5 लाइन या कितने लाइन में सजा करके काफिया रदीफ़ का लिहाज करते हुए लिखा गया, उसको बोलते हैं नज़म। और हर वो चीज़ जो किसी एक कहानी, एक मौजू के तौर पे, किसी कहानी के तौर पर लिखा जाए, यानी कि उसमें कोई लाइन बाय लाइन का कोई ख्याल नहीं, उसको बोलते हैं नसर। मालूम होगा कि हर वो चीज़ जो सजा करके 2-2, 3-3, 5-5 लाइन पर लिखा गया हो काफिया रदीफ़ के लिहाज के साथ, उसको नज़म बोलते हैं। हर वो चीज़ जो किसी कहानी या किसी मौजू पे लिखा गया हो, कहानी की टाइप पे, उसको बोलते हैं हम नसर बोलते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर आपका 5 में। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका है। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? ठीक है। तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका क्या था कि मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीका ये था कि पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते, अगर दुरुस्त पढ़ा तो ठीक, और न बहुत डांटते थे, कभी कभी क्लास से बाहर भी निकाल देते थे, क्योंकि सख्त मजाज के आदमी थे, फिर समझाकर पढ़ाते भी थे। ठीक है ना। अब देखिए जो दिया गया है, ये आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 27 सबका ये का आंसर नंबर है। आप चाहते हैं तो हमसे आप राब्ता काम करके आप PDF भी ले सकते हैं। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में, एक ही PDF में। ठीक है। मेरा राब्ता नंबर याद कर लीजिएगा। मेरा राब्ता नंबर है 8084 जी, 8084 92 80 92। फिर सुनिए ध्यान से, 8084 92 80 92 पे राब्ता काम कीजिए, और आपकी तमाम वीडियो आपको इंशाल्लाह प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस पर आपको लिखना होगा अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। PDF चाहते हैं तो डायरेक्टली आपसे मुझे कांटेक्ट करना होगा, इंशाल्लाह आपको PDF देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको PDF मिलेंगे। फिर मिलता हूँ वीडियो नंबर चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।